नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 21 अप्रैल 1526 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मुग़ल शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई थी। ये पहली लड़ाई कही जा सकती है। बाबर का जन्म मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान में 1483 में हुआ था और इसके पिता उमर शेख तत्कालीन शासक थे। केवल 11 वर्ष की आयु में ही बाबर के कंधों पर शासन का भार आ गया था। बाबर पिता की ओर से तैमूर था और माँ की ओर से चंगेज़ खां का वंशज था। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि बाबर के रगों में जो मध्य एशिया के दो क्रूर वंशों का जो खून है वो शामिल था। एक लंबे संघर्ष के बाद जो बाबर ने सबसे पहला कब्ज़ा किया वो काबुल पे किया। ये ठीक है कि बाबर ने अपने शुरुआती दौर में जो खोए हुए राज्य थे उनको प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहला जो कब्ज़ा उन्होंने किया वो काबुल पे किया। 1519 और 1524 के बीच भारत को जीतने के लिए बाबर ने भारत की ओर रुख किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लाहौर से आगे नहीं बढ़ सका। ये भी ठीक है, जब भारत पर बाबर हमला करने की योजना बना रहा था तो भारत बहुत ही अस्थिरता और जिसे कहते हैं कि अराजकता के माहौल से गुजर रहा था और दिल्ली का शासन जो है वो लगभग खोखला हो चुका था। 1451 में बहलोल खां दिल्ली के शासन पर था और 1489 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी शासन करता है। लेकिन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी जो है वो सत्ता संभालता है। इसी इब्राहिम लोदी का सामना 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर के साथ होता है। लेकिन युद्ध से पहले 5 जनवरी 1526 में बाबर जब दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो उसे सूचना मिलती है कि जो इब्राहिम लोदी है उसने हिसार के शेख हमीद खां को जो है बाबर के साथ मुठभेड़ के लिए भेजा है। इस सूचना के बाद बाबर अपने बेटे हुमायूं को भेजता है, जो कि 25 जनवरी 1526 को हुमायूं उस युद्ध को अंबाला में जीत लेता है। अंबाला में हमीद खां को हराने के बाद हुमायूं जो है उसकी शेखदारी हासिल कर लेता है। तो ऐसे में बाबर अपने बेटे हुमायूं की जीत को शुभ संकेत मानता है और शाहबाद मारकंडा के पास अपना शिविर लगाता है। बाबर सुल्तान की जो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अपने जासूसों को भेजता है दिल्ली की ओर और उसे जासूस उसको बताते हैं कि दौलत खां मुकाबला करने के लिए सुल्तान ने भेजा है। यहाँ बाबर अपनी एक टुकड़ी के साथ मेहंदी ख्वाजा को दौलत खां का मुकाबला करने के लिए आगे भेजता है और सुल्तान इब्राहिम लोदी की सारी योजना पर पानी फेर देता है। अब बाबर दिल्ली पर शासन करने के लिए, दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है और पानीपत में आकर अपना शिविर लगाता है। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी जो होता है उसका अपने सरदार जो अन्य अधिकारी होते हैं उनके प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता और यही इसकी हार का कारण, इब्राहिम लोदी की हार का कारण भी ये उसका जो नामाकूल व्यवहार है अपने सरदारों और जो सामंत होते हैं उनके खिलाफ, वही उसकी हार का कारण बनते हैं। तो आइए आकलन करते हैं कि जो वास्तविक युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था। ये ठीक है कि बाबर जानता था कि इब्राहिम लोदी की तुलना में उसकी जो सैन्य शक्ति है वो कम है और सुल्तान की जो है ताकत ज़्यादा है। बावजूद इसके वो अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाता है और 19 अप्रैल 1526 को अपने 5000 सैनिक सुल्तान के खिलाफ उसको उस पर हमला बोलने के लिए भेजता है। लेकिन रात होने के कारण वो टुकड़ी जो है 5000 सैनिकों की रास्ता भूल जाती है और उन्हें वापस आना पड़ता है। 21 अप्रैल को ही जो इब्राहिम लोदी की सेना है वो 36 घंटे चलकर बाबर की सेना के लगभग 4 मील दूरी के सामने आकर खड़ी होती है। यहाँ पर बाबर बड़ी होशियारी के साथ बैलगाड़ियों का मोर्चा लगाता है और जब इधर इब्राहिम लोदी की जब सेना आगे बढ़ती है तो वो मोर्चे को बंद देखकर वो एक भीड़ की शक्ल लेती है। लगभग 1 लाख सैनिक होते हैं जो लोदी की सेना में होते हैं, वो व्यवस्थित ना होकर एक भीड़ की शक्ल ले लेते हैं और इसी का फ़ायदा
बाबर उठाता है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां हैं जो उन पर हमला बोलती हैं, और तोप से भी हमला होता है, तीर कमान से भी होता है, और वो सेना जो है उस सुल्तान की जो है वो विचलित हो जाती है और वो तितर बितर होती है। ये ठीक है कि इब्राहिम लोदी की सेना की जो हालत है वो नाजुक हो जाती है, लेकिन एक आखिरी कोशिश करता है, वो 5000 सैनिकों के साथ बाबर की तरफ टूट पड़ता है। एक पुरजोर कोशिश के साथ इल्तुतमिश की मदद से जो बाबर है वो सुल्तान की जो सेना के मध्य में पहुंचता है, और वहाँ एक भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सैनिक और ख़ुद वो स्वयं मारे जाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि सूत्र अलग अलग होते हैं और वहाँ से हमने समझना होता है। बाबरनामा में कहा गया है कि बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, जबकि यहाँ पर एक मेजर डेविड हैं, उनके अगर कथन को मानते हैं तो इसके पास 25,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ अगर सुल्तान की बात करें तो उसके पास 1.25 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। यह आंकड़ा बाबरनामा से प्राप्त होता है हमें, ठीक है जी। बिना किसी भी सूत्र के या बिना किसी सोर्स के बात करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। तो जबकि जादूनाथ सरकार के अनुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 20,000 कुशल घुड़सवार सैनिक, 20,000 साधारण घुड़सवार सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक, 1,000 हाथी थे। ये अलग अलग, हम जैसे आपको बताया कि सूत्र हैं, सोर्सेज हैं, वो बताती हैं। यह पहले भी हम कह चुके हैं कि सुल्तान इब्राहिम लोदी जो है अपने अधीन सरदारों के वो मुखालफत, उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं था, तो यही उसके जो हार का कारण बना। क्योंकि जब आप जो घर में ही कलह हो या साथ देने वाले ना हो तो युद्ध जीतने हों या कुछ हो, ये सब भारी पड़ते हैं। तो आगे भी इसका जिक्र मिलता है, खानवा के युद्ध में भी, जो कि इसके परिणाम जो थे गंभीर हुए, इसका उल्लेख मिलता है हमें। क्योंकि ये जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसकी फेवर में, इसके जो सामंत थे, सरदार थे, वो इसकी फेवर में नहीं थे। इस युद्ध के परिणाम को हम अगर भारतीय सैन्य इतिहास की एक प्रमुख घटना माने तो गलत ना होगा, क्योंकि इसके साथ ही लोदी शक्ति, लोदी राज्य और लोदी जो एक वंश है उसका पतन होता है। साथ ही सूत्रपात होता है भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का, इसकी आधारशिला रखी जाती है। प्रोफेसर S.M. जाफ़र लिखते हैं कि इस युद्ध के बाद इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।